the second chapter of the science in the 8th class, introduction of the scientific measurement. साइंटिफिक साइंस के हिसाब से मेजरमेंट, चीजों की मेजरमेंट कैसे करते हैं, माप कैसे करते हैं, उसका तारुफ, ये सेकंड चैप्टर है आपका 8th क्लास का। इसमें हम चीजें पढ़ेंगे जिनकी मेजरमेंट कैसे की जाती है इन द साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल है द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। पहले वर्ड्स एंड मीनिंग। इस चैप्टर में आपके वर्ड्स मीनिंग है जो इम्पोर्टेंट है। लॉज, कानून, कौन सा लॉज है, कौन सा कानून है, क्या अप्लाई होता है किस चीज पे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे लॉज कहा जाता है, कानून। दूसरा यूनिवर्स, कायनात। तीसरा वर्ड है इंफॉर्मेशन, मालूमात। फोर्थ वर्ड एनर्जी, तवानाई। फिफ्थ वर्ड मैटर, मादा। सेवेंथ लेंथ। एट वर्ड है साइंटिस्ट, साइंसदान। डिस्टेंस, फासला, मुफासला, यानी कि कोई चीज कहां से कितनी दूर है दूसरी चीज से। टेलीविजन, टीवी, डिफरेंट, मुख्तलिफ। दीज आर द वर्ड मीनिंग और इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर्स। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जिनकी मीनिंग आपको याद करनी होगी और मालूम होनी चाहिए। अब इस चैप्टर का पहला सवाल जो है, व्हाट इज द टू मेन फिजिकल साइंस। इस चैप्टर की जो अहम दो मेन फिजिकल साइंस जो है वो कौन सी है। व्हाट इज द टू मेन फिजिकल साइंस। द टू मेन फिजिकल साइंस आर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस साइंस की, फिजिकल साइंस की, यानी कि जो जाहिरी तौर पे है किसी भी साइंस के हिसाब से, एक उसकी फिजिकली होती है बाहर की और दूसरी होती है केमिकली, इंटरनली। केमिकल के हिसाब से वो कौन सी चीज किस तरीके से दिखती है वो फिजिकली में, फिजिक्स में आ जाएगी, और कौन सी उसका कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो आ जाएगी केमिस्ट्री में। तो आसान से सवाल का ये सिंपल जवाब है कि जो मेन फिजिकल साइंस कितने में डिवाइडेड है, दो में। एक है फिजिक्स में, दूसरा है केमिस्ट्री में। यहाँ पे इस तस्वीर में आपको इसका एग्जांपल दिया गया है। देयर आर टू मेन एरियाज ऑफ फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। तो पहले चैप्टर का पहला सवाल ये था दूसरे चैप्टर का। अब दूसरा सवाल है, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ कहते हैं फासले को, हम वर्ड मीनिंग में पढ़ के आए, मुफासला, फासला के उसका यूनिट, हर चीज का कौन सा यूनिट कितना है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे फर्स्ट आंसर स्टार्ट हो रहा है 1 किलोग्राम, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनता है। और फिर 1 मीटर कब बनता है, जब 100 सेंटीमीटर आपस में मिलते हैं तब जाके 1 मीटर बनता है। और 1 सेंटीमीटर कितने कब बनता है, जब 10 मिलीमीटर होते हैं तब जाके 10 मिलीमीटर होंगे तो जाके 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब इन सब में से वेरी स्मॉल लेंथ आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर। सबसे बारीक से बारीक जो चीज मेजर करते हैं, बिल्कुल ही छोटी से छोटी चीज को भी मापा जाता है, मेजरमेंट की जाती है, तो वो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में माप तोल की जाती है। तो 1 मीटर इज इक्वल कितने के होता है, 10 लाख के 1 मीटर इज इक्वल टू 10 लाख माइक्रोमीटर्स। और ये नैनोमीटर 1 अरब तक के इक्वल हो जाता है। तो ये मेजरमेंट यूनिट है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होंगे। और 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये है मेजरमेंट, एक यूनिट्स है कि कौन सी चीज कितने के इक्वल है। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये आपको सही तरीके से याद रखना होगा कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर वगैरह होंगे। तो बारीक से बारीक जो चीज होती है, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज, उसको भी अगर मेजरमेंट किया जाता है तो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में उसको मेजरमेंट किया जाता है। यानी कि सबसे छोटे से छोटे चीज को जो मेजरमेंट यूनिट है वो है नैनोमीटर। These are the second question of this chapter. So third question है जो इस चैप्टर का, व्हाट इज द वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या करते हैं, किस चीज के लिए ये काम आता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्नियर कैलिपर, दिस इज द डिजिटल वर्नियर कैलिपर।
अब ये काम किस आता है, इसका हम जब जवाब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज द यूजेस ऑफ द वर्नियर कैलिपर। A vernier caliper consists of a steel scale with a fixed jaw at one end to the object to be mirrored in the place between this and sliding jaw। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा स्केल है जिसे दो जबड़े की तरह, मुंह की तरह होता है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इसके दो जबड़े हैं और इसके अंदर कोई भी चीज बीच में रख सकते हैं और उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी देयर इज कॉइन, एक सिक्का है, सिक्के की कौन सी मेजरमेंट कितना है, एक सिक्के की मेजरमेंट अगर इस स्केल पे अगर इसकी मेजरमेंट लेंगे तो बहुत मुश्किल होगी क्योंकि ये सर्कल में है, सर्कल में है, ओवल शेप में है, मुख्तलिफ चीजें हैं तो उसकी मेजरमेंट बहुत मुश्किल होती है स्केल पे लेने, तो उनको मेजरमेंट करने के लिए तो हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। तो इनके एक फिक्स जा होता है, एक वाला हिस्सा एक इसका फिक्स होता है, दूसरा ये ऐसा जब इसे आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं, अगर बड़ी चीज होगी तो इससे स्केल को थोड़ा सा पीछे चला जाएगा और ये मूवमेंट होगी। एक इसका फिक्स जो होता है, दूसरा इसका मूवेबल होता है, स्लाइड होता है, आगे पीछे होता है। यहाँ पे इसका एक स्क्रू होता है जिसकी वजह से ये आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। The vernier enable use to obtain centimeter measurements accurate the second decimal place। ये बारीक से बारीक डेसिमल तक से हमने मेजरमेंट की यूनिट पढ़ के है तो बारीक से बारीक भी ये मेजरमेंट हमें मालूम कर सकता है। जैसे ये पॉइंट कितने सेंटीमीटर का है, डेसीमीटर का है, यहाँ पे इसकी डिजिटल में ये इसकी मेजरमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी तरीके से तो डिजिटल है, अगर इसके बजाय तो वहाँ पे एक और स्क्रू की तरह होता है, उसमें हमें उसकी मेजरमेंट यूनिट दिए होते हैं जिसमें हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर जब हम आप स्कूल में आएंगे तो इसके हम एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं और मेजरमेंट चीजों को करेंगे कि कौन सी चीज कितनी लेंथ में उसकी है, सर्किल वाली चीज है, कोई सी भी चीज है जैसे पेन की मेजरमेंट करनी हो वगैरह, तो उसमें हम ये वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहा जाता है स्क्रू गेज। व्हाट इज द यूजेस ऑफ स्क्रू गेज? अब स्क्रू गेज की क्या इस्तेमाल है? A screw gauge is used for the measuring the diameter of a piece of wire and similar small distances। अब एक वायर है, बिल्कुल हमें पता है कि वायर कितनी बारीक से बारीक होती है, तो उससे भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसका डायमीटर कितना है, कितनी उसकी लेंथ है और कितनी उसकी विड्थ है। तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए भी हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम स्क्रू गेज कहा जाता है। ठीक है, तो स्क्रू गेज आल्सो यूज फॉर द मेजरिंग द डायमीटर ऑफ screw gauge also used for the measurement of the diameter of the piece of the wire at similar small distances। बारीक से बारीक कोई चीज होती है, बारीक से बारीक वायर होती है, तो उससे भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के जरिए उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ऐसी सर्किल वाली चीज हो या बारीक से बारीक चीज हो, अगर आप स्केल पे मेजरमेंट करना चाहें तो बहुत मुश्किल से ही आप स्केल की मेजरमेंट कर पाएंगे क्योंकि इसकी ना एंगल होती है ना ही इसकी लेंथ होती है सही तरीके से। तो ऐसी चीजों को मेजरमेंट करने के लिए हमें एक अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसे हम स्क्रू गेज कहते हैं। तो स्क्रू गेज के जरिए इसका डायमीटर मालूम कर सकते हैं, चाहे सर्किल में हो या वायर की तरह बारीक से बारीक चीज हो तो उसके भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। वो कितनी लेंथ में उसका डायमीटर कितना है वो इसी डिजिटल में नंबर्स में हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ये भी अगर मूवेबल होता है, इसकी एक शेप जो फिक्स होता है, सेकंड शेप आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड ऑन टू द ऑब्जेक्ट कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसके सब्जेक्ट की हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड गैजेट जिसे हम यूज करते हैं फॉर डायमीटर की मालूमात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मास? मास क्या है? The mass of the body is the quantity of matter. It consists the basic unit of mass of a cylindrically piece of platinum, iridium, alloy keep itself। मास हर किसी चीज का वजन जैसे अगर किया जाता है तो उसके साथ उसका मास भी होता है। तो मास मेजरमेंट करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। अब हमें जैसे पता है कि मेटर हमारा तीन चीजों पे डिपेंड करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जैसे चीज है उस हिसाब से उसका मास मेजरमेंट करने के लिए भी उसका यूनिट सेपरेट होता है।
कि लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती हैं उनको हम लीटर के हिसाब से मापते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स में जो होती हैं उनको हम किलोग्राम केजी के हिसाब से मापते हैं, और बारीक से बारीक जो चीज होती है तो उसको हम ग्राम या टन के हिसाब से भी माप तोल करते हैं। जैसे 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 टन कितने के बराबर है, 1000 किलोग्राम मिलके 1 टन बनता है। और 1 किलोग्राम कितने 1000 ग्राम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो तब जाके 1 किलोग्राम बनता है। और 1 ग्राम कितने इक्वल है 1000 मिलीग्राम जब मिलते हैं तब जाके 1 ग्राम बनता है। और 1 ग्राम फिर कितने के बराबर है 10 लाख माइक्रोग्राम जब आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके 1 ग्राम बनता है। अब इस तस्वीर में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट यूनिट हम सेपरेट तो करते हैं, लेकिन किस चीज की मेजरमेंट किसी की हम मापतोल करते हैं। तो जैसे इंसान का वेट कितना है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट यूनिट तो हमने पढ़ ली है, उसकी मेजरमेंट भी सेपरेट होती है, ठीक है। किसी की हम तराजू के हिसाब से मापते हैं, किसी के लीटर के हिसाब से मापते हैं, किसी की हम किलोग्राम के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। लेकिन इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 टन कितने किलोग्राम के इज इक्वल होता है। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम कितने ग्राम का होता है 1000 ग्राम का होता है, और 1 ग्राम कितने मिलीग्राम का होता है। तो इस हिसाब से आपको मेजरमेंट यूनिट ये याद करनी होगी। अगर फिर जब जनरल आप लिख रहे हैं तो ये चीज आपको लिखनी होगी। बाकी ये आपको जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है कि मेजरिंग कैसे होती है। किसी की हम ये डिजिटल मेजरमेंट वेट यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी के लिए हम बैलेंस मेजरमेंट यूज इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा व्हाट इज वेट, वजन क्या है। किसी भी चीज का वेट मालूम करने के लिए, उसका वजन मालूम करने के लिए उसको हम डिफाइन करेंगे कि उस चीज का वेट क्या है, वजन क्या है। द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स एक्सर्ट ऑन एनीथिंग व्हिच फ्रीली सपोर्ट्स द यूनिट ऑफ वेट व्हिच इज unit of weight which is actually a force is measured in a Newton. किसी भी चीज के अगर बैलेंस करने के लिए उसका वजन करेंगे तो उस चीज के बारे में वो फ्रीली सपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना तो दूर, यानी कि उस चीज में वजन होगा, चाहे बारीक से बारीक की चीज क्यों ना हो, उसकी मेजरमेंट उसकी वजन के हिसाब से जरूर वेट होगा। अब ये दूसरी बात है कि कोई हैवी वजन रखता है, कोई बारीक से बारीक रखता है, तो उस हिसाब से उस चीज को हम उस हिसाब से वेट करते हैं। किसी के लिए बड़ी गैजेट बड़ी मशीन चाहिए होती है जैसे, तो किसी को मापने के लिए वेट करने के लिए बारीक से बारीक चीज चाहिए होती है, तो उसके न्यूटन उसका लॉ उसका वेट का एक यूनिट है। जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक तराजू दिखाई गई है डिजिटल जिसमें हम वेट कर सकते हैं। कोई सी भी चीज इसमें रखेंगे तो उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन सी चीज कितने किलो की है या कितने ग्राम्स की है। अभी 6 सवाल हो गए आपका, व्हाट इज द वेट एंड व्हाट इज द मास। अब सवाल आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट और मास में, दोनों में क्या फर्क है। दोनों तो वजन ही रखते हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है वो अच्छी तरीके से आपको इस सवाल में समझ आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, फर्क क्या है। An important distinction between mass and weight is that the mass of a body does not depend where the body happen to be, whereas the weight of the body can vary from place to place. मास जो है वो जगह नहीं देखती कि किस जगह पे हूँ या किस जगह पे नहीं हूँ, वो जहां पे भी होगी मास उस चीज का उतना ही होगा। वेट डिपेंड करता है प्लेस पे कि कौन सी चीज पे हम मौजूद है, कहाँ मौजूद है, उस हिसाब से हमारा वजन जो है वो ऊपर नीचे होता है। मास हमारा सेम टू सेम रहेगा, लेकिन हमारा वजन जो है वो डिपेंड करता है फिजिकली अपीयरेंस कि हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप यहाँ पे 3 तस्वीरें देख सकते हैं, एक है अर्थ, दूसरी है मून, तीसरी है स्पेस। अब यहाँ पे 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स का पहले आप अच्छी तरीके देखेंगे
कि मास जब ये बॉक्स जमीन पर है तो इसका मास जो है 10 ग्राम 10 केजी है, ठीक है, और इसका वेट जो है 98 है। इसका मास यानी कि ये चीज 10 किलो की है और इसका वजन जो हो रहा है 98 न्यूटन का हो रहा है। यही चीज जब हम मून पे लेके जाएंगे तो उसका मास वही सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि मास हमेशा वही रहता है कहीं पे भी हो, लेकिन उसकी वेट जो है वो डिपेंड है कि वो चीज कहाँ पे मौजूद है, उस हिसाब का उसका ऊपर नीचे होता है। मास ऑलवेज कांस्टेंट, मास हमेशा सेम टू सेम रहेगा, लेकिन वेट जो है वो हमारा ऊपर नीचे होता है कि हम किस जगह मौजूद है उस हिसाब से। अब इसी बॉक्स का जब वेट किया गया जमीन पे तो 98 न्यूटन था और मास 10 ग्राम था। वही जब बॉक्स को हम चांद पे लेके गए तो उसका मास वही 10 ग्राम था, लेकिन उसका वेट कम हो गया, 16 न्यूटन हो गया, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, इस वजह से उसका वजन और कम हो गया। लेकिन इसी बॉक्स को जब और हम स्पेस खला में छोड़ देंगे तो उसका मास वही 10 केजी रहेगा, लेकिन उसका वेट बिल्कुल ही जीरो हो गया। वहां पे 0% ग्रेविटी है, इसलिए वहां पे बारीक से बारीक चीज भी वजन नहीं रखती। तो ये हम समझ आ गया होगा आपको कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड कि हम कहाँ पे और किस जगह पे मौजूद हैं। तो ये डिफरेंशिएट था मास और वेट का, कि मास हमेशा हमारा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो नहीं चेंज होता रहता है, लेकिन वेट हमारा चेंज होता रहता है कि हम किस जगह पे कहाँ पे मौजूद हैं। तो यही डिफरेंशिएट था मास और वेट में। तो ये आपके 7 सवाल थे और 7 सवाल के बाद आपके इस चैप्टर के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। मास कैन बी मेजर्ड इन बाय यूजिंग डैश, किसी भी मास को हम तोड़ने के लिए, माप करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस का। The measuring dash is used for the measuring or puring out various volume of liquid. लिक्विड चीज जैसे ये पेट्रोल, डीजल, ऑयल वगैरह, इनको वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं कि कितने लीटर का है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सिलेंडर। नंबर 3, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन डैश मीटर। वॉल्यूम जो मेजर करते हैं वो किस मीटर में मेजर किया जाता है, उसे रूबिन कहा जाता है। उसके अंदर हम मेजरमेंट कर सकते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम में अभी बता दिया है कि वॉल्यूम हम मेजरमेंट यूज करते हैं जस्ट फॉर लिक्विड कंडीशन ऑफ द मैटर। मैटर की वो अलग जो पानी जैसी शेप में हो उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम रिबिन मीटर इस्तेमाल करते हैं। द ऐसा यूनिट फॉर द लेंथ इज द मीटर। मीटर यानी कि लेंथ का एक ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है जो लेंथ मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो मीटर करते हैं। The physics is considered with the dash in relation to energy। तमाने के साथ जो इसका राब्ता हो वो फिजिक्स की ब्रांच कहलाती है। किसके साथ राब्ता हो, मैटर के, मादे के साथ तमाने का जो वाबस्ता हो, ताल्लुक हो, उससे हम ब्रांच ऑफ साइंस कहते हैं फिजिक्स। So these are the 5 filling the blanks in second chapter of your science subject. 7 question and 5 filling the blanks. If you have any question about this chapter, you can ask me.